हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक का न्यूमेरिकल पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए ये इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन व क्लोरीन आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फार्मूला बताया गया है आपको, P = Q/2L, यानी कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यहाँ से क्या रहेगा, Q कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसी तरीके से दोनों के बीच की दूरी दे दिया है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1.28। तो दोनों के बीच की दूरी को 2L से लिखते हैं, तो 2L बराबर हो जाएगा 1.28 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे तो 10⁻10 से गुणा करा लेंगे तो मीटर में बदल जाएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P = Q/2L। तो दोनों का जब आप गुणा करा लेंगे तो दोनों को गुणा कराने के बाद इतना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 10/5 वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर क्षेत्र द्वारा कितना बलयुग्म लगेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आवेश को अगर देखेंगे हम लोग, तो जब दो बराबर और विपरीत आवेश होते हैं तो उन वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेते हैं, कितना होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, P = Q/2L, जो कि पहला क्वेश्चन में पढ़े हैं। Q आवेश कितना है, 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रो को बदलने के लिए 10⁻6 हो जाएगा। 2L दोनों के बीच की दूरी है, जो कि दे दिया है। दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को बदलेंगे 10⁻2 से गुणा करा लेंगे। फाइनली ये कूलाम मीटर में बदल गया। दोनों का जब आप गुणा करा लेंगे तो 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 घात। तो ये आपका आंसर हो जाएगा P = लेकिन P तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है, इस पर क्षेत्र द्वारा कितना अधिकतम बलयुग्म लगेगा। तो बलयुग्म की आघूर्ण का फार्मूला आपको टाउ मैक्सिमम = बताया गया होगा। टाउ = होता है P sin θ, और टाउ मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है P × E। P अभी अभी आप निकाल लें कितना, 2 × 10⁻8, और E का मान दिया हुआ है। E का मान कितना है, 10/5 के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। दोनों का जब आप गुणा करा लेते हैं तो कितना मिलता है, 2 × 10/8 में से 5 घट जाएगा, तो फिर ये बचेगा कितना, 3। यानी कि टाउ मैक्सिमम = कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, न्यूटन मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, 3 बिंदु आवेश +Q -2Q +Q 2L भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित हैं। इस निकाय का तुल्य द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर में देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज दे दिया गया जिसकी सभी भुजाएं 2L 2L हैं, और दो शीर्ष पे +Q आवेश है और एक पे -2Q आवेश है। तो पहले तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव अगर यहाँ पे +Q आवेश है तो यहाँ पे इसी -2Q को अलग अलग बांट देते हैं। -Q को अलग कर देते हैं और -Q को अलग कर देते हैं। तब क्या होगा, -2Q है। अब जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। और जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। और जब समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितने कितने हो जाएंगे, 60-60 अंश के होंगे। एक चीज़ और, इसकी दिशा किधर होती है, तो माइनस से प्लस की ओर। यानी कि ये जो लाइन है यह P1 को बताएगा, और यह जो लाइन है यह किसको बताएगा, P2 को बताएगा। एक होगा आपका P1 और एक हो जाएगा P2।
दो सदिश हैं और दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है। तो इसका परिणामी निकाला जाएगा। उम्मीद है फिगर में समझ गए होंगे। जो 2Q था उसी 2Q को अलग अलग कर लिया गया है, तो दो वैद्युत द्विध्रुव बन गए हैं। एक P1 मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। अब यहाँ से दोनों के वैसे मान जो हैं वो हमारे बराबर ही हैं, तो दोनों को हम लोग केवल P भी लिख सकते हैं। P और ये भी आपका हो गया P, और दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, परिणामी निकालने के लिए, परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। यही फार्मूला होता है 2P1 P2 कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कितना रख दिया जाएगा, 60 अंश। इसको सॉल्व कर लेते हैं। P1 और P2 बराबर है, तो सभी जगह पे जहाँ पे P1 P2 है, P1 P2 न लिख करके केवल P लिख लिया जाए। यहाँ पे P और P का जब गुणा हो जाएगा तो आपका 2P स्क्वायर हो जाएगा, और का 60 अंश का मान जो होता है वो आपका 1/2 होता है। अब यहाँ से एक और एक कितना हो जाएगा, 2P स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से आपका ये 2 से 2 कट गया, तो 1P स्क्वायर यहाँ से, दोनों को आप जोड़ लेते हैं तो 3P स्क्वायर, और P जो होगा आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया P नेट जो आ गया आपका वो √3P। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपसे भी गलती हो जाएगी। यह क्वेश्चन केवल फार्मूला याद कर लेने से सॉल्व नहीं होगा, यह जो डेरिवेशन नहीं देखा होगा वो शायद न सॉल्व कर पाए। चलिए ये जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते हैं क्या है। तो दिया है क्वेश्चन 25 × 10 पे -9 कूलाम और -25 × 10 पे -9 कूलाम की दो आवेश 6 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। वैद्युत द्विध्रुव की केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर अक्षीय रेखा पर और विषुवत रेखा पर, विषुवत मतलब होता है निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा यही, यानी दोनों कंडीशन में बताना है। एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, और उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। चलिए एक फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो एक इसका अच्छी स्थिति बनेगा और एक इसका निरक्षीय स्थिति बनेगा। दोनों ही पोजीशन में इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बताना है, 4 मीटर की दूरी पर बताना है। तो 4 मीटर यानी कि 4 मीटर ये भी होगा और 4 मीटर आपका ये भी होगा। क्वेश्चन यही है, एक बार इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है और एक बार इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। और ये ध्यान दीजिए कि दोनों आवेश जो हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे गए हैं, मात्र 6 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। तो अगर एक दूसरे से ये 6 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं तो मध्य बिंदु कितना होगा, 3 मीटर होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम लोग डेरिवेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे यह लिखा गया था कि L इज मोर लेस देन R। L जो है वो बहुत छोटा है R की तुलना में, लेकिन यहाँ तो छोटा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 3 है और एक ही बढ़ने 4 आ जा रहा है, यानी 3 और 4 में बहुत बड़ा अंतर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको आपको काउंट करना होगा। 3 और 4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो जब छोड़ भी नहीं सकते हैं तो हम फार्मूले क्या यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए ध्यान से देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो Q का जो मान दिया हुआ है वो आपका दिया है 25 × 10 पे -9 कूलाम। आवेश के बाद से आपका दे दिया है दोनों के बीच की दूरी जो कि 2L होगा, और 2L जो है आपका 6 मीटर दिया है, जहाँ से L की जो वैल्यू आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। इसी तरीके से कितनी दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है,
तो 4 मीटर की दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। 4 मीटर हो गया आपका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यह लिख लें कि जो L है वह बहुत छोटा नहीं है R से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, P निकाल लेते हैं। P की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, दोनों का मान रख के गुणा करा लेते हैं। Q का जो मान दिया है 25 गुणे 10 पे -9 और 2L का जो है आपका 6 मीटर, केवल 6 लिखते हैं। दोनों का आप गुणा करा लेते हैं तो P का जो मान मिल जाएगा 25 छके कितना 150 हो जाएगा। यानी इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं फाइनली तो ये आपका हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम मीटर। P निकल गया। आप जब P निकल गया तो 2 क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एक बार अच्छी स्थिति में और एक बार निरक्षी स्थिति में। तो जब अच्छी स्थिति में हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा P/L, तो इस कंडीशन में अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या होगा? फार्मूला आपका होता है 2Rp अपॉन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Rp अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप पिछले डेरिवेशन में जाके जब देखेंगे तो यहाँ तक आया था, तब L को छोटा मान के छोड़ के जब सॉल्व किए थे तब 2P/R³ फार्मूला आया था। लेकिन हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि 3 और 4 बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। फिर अब सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। 2 ऐसे रन दीजिए। R की जो वैल्यू है वो 4 मीटर है। P की वैल्यू सॉल्व किए हम लोग 1.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R² मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस L² मीन्स 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ये मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10⁻9 में से 7 माइनस हो जाएगा तो ये आपका बचेगा कितना 2 और ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। 4 चौको 16 और ये 9 घट जाएगा। 16 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 7, जिसका स्क्वायर जो होगा वो 49 होगा। अब यहाँ से आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। कौन सी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में पूछा गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वेटोरियल लाइन पे फार्मूला क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम फार्मूला होगा बस 2 हट जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए निरक्षी स्थिति में फार्मूला जो होगा आपका इक्वेटोरियल लाइन पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फार्मूला जो होता है आपका P/R² प्लस L² होल टू द पावर 3/2। ये निरक्षी स्थिति के लिए फार्मूला होता है और ये जो होता है आपका अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला होता है। इसमें माइनस होता है नीचे और इसमें प्लस होता है। इसमें 2R भी ऊपर होता है और इसमें 2R नहीं होता है, केवल P होता है। तो दोनों फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 9 इंटू 10⁻9। P की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। P की वैल्यू आई है 1.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R² मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस L² यानी कि 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 9 इंटू 10⁻9 ऐसे ही रहेगा। 1.5 इंटू 10⁻⁻7 ये हो जाएगा 16 और 9 25। 25 को 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 पे 3 बचेगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं ये हो जाएगा 25, जिसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उस पर भी पावर 3/2, ये इससे कट गया। अब क्या क्या बचा है उसको लिख लेते हैं।
9 माइनस 7 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1.5 और यहाँ से 5 का क्यूब मतलब 125 और इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 10.8 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर होगा। तो नया चीज़ हम लोग को यही सीखने के लिए मिला है कि अगर दूरी में ज़्यादा का अंतर नहीं होगा तो हम लोग वो फार्मूला नहीं यूज करेंगे, यानी कि हम लोग सिंपल सा अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति का फार्मूला ये जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ अच्छी स्थिति के लिए होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ जो है वो निरक्षी स्थिति के लिए फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ये फार्मूले लागू नहीं होंगे क्योंकि आर और एल में काफ़ी डिफरेंस नहीं है, बहुत ही करीब है, उनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, एल को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न चित्र में 3 बिंदुओं ए बी सी के बीच की दूरियां प्रदर्शित हैं। ए बी सी के बीच की दूरियां 3 4 5 जो है जो प्रदर्शित हैं। ए तथा बी पर क्रमशः इतना और इतना आवेश स्थित हैं। ए पे जो है चलिए मान लेते हैं Q1 है और ये जो है आपका +2 1.2 है, बस ऐसे लिख लेते हैं। Q1 है और इस पे जो आवेश है वो -Q2 है। बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्धारित करें। तो आप जानते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर, ये आपका बना E1। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी ओर होती है, तो ये आपका बना E2। अब दोनों ना ही एक दिशा में ना ही विपरीत दिशा में, या ऐसे कह सकते हैं दोनों को जोड़ने के लिए अगर हम लोग समांतर चतुर्भुज विधि नियम लागू करते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगी ये इसके इन दोनों के परिणामी को प्रदर्शित करेगी, यानी ये हमारा होगा वेक्टर E। एक चीज़ और ध्यान दिया जाए, ये 3 4 5 मिल के समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, यानी दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो कितना है 90 है। और जब दो सदिशों के बीच का कोण 90 होता है तो उनका परिणामी निकालने के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है आपका E=√E1² + E2²। दोनों की जगह पे दोनों का मान रख लेते हैं। E1 और E2 की जगह पे E1 जो है वह कौन फार्मूला जो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1² प्लस दूसरे वाले के लिए ये होल स्क्वायर है, दूसरे वाले के लिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2 का होल स्क्वायर। दोनों में से ध्यान दीजिए तो कॉमन है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। बाकी जो बचा है Q1 पहला जो आवेश है हमारा वो कितना दिया है, तो 1.2 × 10⁻⁻8 1.2 × 10⁻⁻8 अपॉन R1², इस पूरे का भी स्क्वायर है R1²। तो R1² मतलब कितनी दूरी पे है, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से Q2 की जगह पे Q2 का मान रख लीजिए जो कि है -1.6 × 10⁻⁸। तो प्लस माइनस तो नहीं लिखेंगे लेकिन वैल्यू लिखेंगे, इतना बटे दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा नीचे 16 और इस पूरे का भी स्क्वायर। अब यहाँ से इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, ये तो है मल्टीप्लाई में रूट से बाहर आ जाएगा और इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। बाकी को हम लोग अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। सभी दूरियां जो है वो आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना भी होगा।
तो मीटर में बदले 10 पे -2 से गुणा करेंगे और जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पे -4 और यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे 10 पे -4। अब इस पूरे को जब सॉल्व कर लिया जाएगा तो 4 का स्क्वायर जो होगा आपका 16 हो जाएगा। यहाँ से आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 144, यानी कि हो जाएगा 1.44 अपॉन 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और ये तो -4 का स्क्वायर -8 हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए अंदर ही कट गया तो कितना बचा है -4 और -4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 10 पे -8। यहाँ से देख लेते हैं क्या है, 16 का स्क्वायर जो है आपका 256, ये भी हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, यहाँ पे भी होगा और ये हो जाएगा आपका 10 पे -8। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा और ये भी आपका कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 16 9 144, 9 से काट लीजिए, ये कट जाएगा आपका कितना 16 बार में और ये हो जाएगा आपका 9 9 81। अब ये नहीं कटने वाला है, दोनों में से 10 पे -9 10 पे 10 पे -8 10 पे -8 कॉमन है, कॉमन कर सकते हैं तो 10 पे -8 रूट में है, जब बाहर आएगा तो हाफ हो जाएगा उसका, 10 पे -4 बाहर आएगा आपका, 10 पे -4 बाहर आया। बाकी जो चीज़ें हैं उन सबको लिख के आप सॉल्व कर लीजिए। बचा कितना है 0.16 अपॉन 9 प्लस यहाँ से क्या बचा है, ये पूरा पूरा कटा है कितनी बार में 0.01 बार में। और इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। बस यहाँ से मैं तरीका सीखना था, कैलकुलेशन करना आपको आता है अच्छी तरीके से, ठीक है। यानी मेन चीज़ क्या है, हम लोग दिशा को निर्धारित करेंगे, जब दिशा मिल जाएगा तो उनको वेक्टरों का नियम लगा करके ही हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि ये सदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ जो हैं वो सदिश के ही नियमों द्वारा जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.002 mg द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चित्र से स्पष्ट है कि आवेशित बूंद तब तक स्थिर रहेगी जब बूंद पर कार्य करने वाला वैद्युत बल QE बूंद के भार mg के बराबर और विपरीत होगा। मतलब ये दोनों बल जो हैं बराबर हों और एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो जो बूंद होगी वो लटकी रहेगी। मान लेते हैं बूंद का जो अपना द्रव्यमान है वो m है और जो आवेश है वो कितना है q है। इस कंडीशन में संतुलन की स्थिति में क्या होगा, ऊपर लगने वाला जो बल होगा वह नीचे लगने वाले बल के बराबर होगा, QE = m/g। तो यहाँ से आपका E बराबर क्या मिलेगा mg/q और q बराबर आपका होता है ne। q बराबर फार्मूला जो होता है आपका n × e होता है। m की जगह पे m का मान जो कि दे दिया है, कितना दे दिया है 0.002 mg दिया है। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पे -3 गुणे जी का मान 10 पे -3 गुणे 10 पे -3 होगा। 10 पे -3 से करेंगे तो ग्राम में कन्वर्ट होगा, फिर 10 पे 3 से गुणा करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। जी का जो मान है वो आप 9.8 रख लीजिए अपॉन 10 पे भी सॉल्व किया जा सकता है। यानी की जगह पे कितनी इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम होता है। फिर अब जब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का मान निकल जाएगा जो कि होगा आपका 2.04 गुणे 10 पे 10, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चित्र में दो वैद्युत द्विध्रुवों
जिनमें द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः P1 व P2 हैं, एक दूसरे के समांतर x दूरी पर रखे हैं। 2 क्वेश्चन बताना इसमें। पहला, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित। दूसरा, इनके बीच परस्पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए, फिगर आपका यही दिया हुआ है। तो तीर की दिशा बताने का मतलब हो गया -q से +q की ओर, यानी यहाँ -q होगा और यहाँ पे +q होगा। इसमें भी सेम वही होगा, -q आवेश यहाँ होगा, +q आवेश यहाँ होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वह -q से +q की ओर होती है। तो जब दोनों माइनस माइनस हैं, चाहे दोनों प्लस प्लस हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे। यानी पहला आंसर हमारा क्लियर है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, इनके बीच लगने वाला बल का मान बताइए। तो ये आपके लिए नया है, इनके बीच लगने वाले बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए आइए ध्यान से देखिए। फार्मूला होता है आपका U = -P × E होता है। तो यहाँ पे P2 × E21 मतलब दूसरे वाले पर वैद्युत बल कितना काम कर रहा है पहले वाले द्विध्रुव के कारण, और दूसरे वाले द्विध्रुव का मान कितना है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है और इसका अपना मान क्या है, दोनों का जो गुणनफल होगा ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को इंडिकेट करता है। और जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का हम लोग दूरी के सापेक्ष अवकलन कराते हैं तो इनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात होता है। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों के बीच की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि आपका बन जाएगा। पहले तो हम लोग इसको एक्सटेंड करें तो डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कौन सा थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। और दोनों की दिशाएं चूँकि एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 180 अंश। यानी फाइनली जो यहाँ का मान मिला वो आपका क्या मिला, P2 × F21। P2 की जगह पे P2 का मान, चलिए P2 को छोड़ दीजिए, नहीं पता है। E1 तो हम लोग बता ही F का मान तो बता ही सकते हैं, E का मान तो बता ही सकते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। क्या होगा फार्मूला, 1/4πε0 P1/r³, दूरी जो है r³। अब इसको आप P1 और P2 को जब मर्ज कर लेंगे तब इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 P1 P2/r³। ये U का मान मिल गया। अब यहाँ से इसलिए दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, -du/dx, ये फार्मूला होगा। अब इस बार क्या करेंगे, -d/dx रहने देंगे, U की जगह पे ये पूरा मान रख लेंगे, 1/4πε0 P1 P2/x³। अब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट आपका क्या है, ऊपर से P1 और P2 कांस्टेंट है, नीचे से 4πε0 कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा। अब आप डिफरेंशिएशन करा लेंगे x³ का, क्यूब है ऊपर आएगा माइनस हो जाएगा, -3 आपका आगे आ जाएगा और उसमें से एक पावर कम हो जाएगा तो -2 होगा, सॉरी -3 आगे गया -4 हो जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए, इसका जो फार्मूला होता है आपका d/dx x⁴n, तो पावर जो होता है वो आगे आ जाता है और उसमें से एक पावर कम हो जाता है। इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। x नीचे है, x ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो घात आगे जाएगा -3 और उसमें से एक और घटेगा तो -4 हो जाएगा। इसी को हम लोग मर्ज कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिस्टमेटिक लिख लेंगे तो 1/4πε0 3P1 P2/x पे पावर 4 को जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस। तो इतना के बराबर उस पर बल काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।